जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कंप्लीट उत्तर प्रदेश जीके लेके आया हूं। ये पूरा निचोड़ है हमारे एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं या जो जो टॉपिक से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो सारे टॉपिक समाहित हैं और साथ में 200 प्लस ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। वही 200 प्रश्न है जो लगातार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे वो आप पीसीएस हो, आरओ हो या यूपी का और कोई एग्जाम हो, अगर आप इसको देखकर जाते हो इस वीडियो को, तो आपको एग्जाम में निराशा हासिल नहीं होगी। निराशा का मतलब ये नहीं होगा पढ़ के गए सर एक भी प्रश्न नहीं फंसा, ऐसी वाली बात नहीं होगी। आप संतुष्ट हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसका कंटेंट मैंने डिजाइन किया है, इस प्रकार से डिजाइन किया है ताकि हर क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए। मैंने बोला ना, कुछ टॉपिक भी इसमें इंक्लूड है जो बहुत प्रश्न बनते हैं और 200 ऐसे प्रश्न है ना जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। 200 में से कोई ना कोई 4-5 देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। साथ में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है। टेलीग्राम पर सर्च करना है GSY विष्णु सर। कहां करना है? टेलीग्राम पर सर्च करना है GSY विष्णु सर। वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये आधा अधूरा वाला सिस्टम नहीं है। अगर आप इसको देख लेते हो तो विश्वास मानिए लगभग आपका काम हो ही जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी की। सबसे पहले यूपी का मैंने मैप यहां पर लिया है और यूपी के मैप में हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न यहां से बहुत प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही आता है कि उत्तर प्रदेश के चारों तरफ कितने राज्य हैं। पहले तो ये देखेंगे उन राज्यों से कौन कौन से जिले टच करते हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में। चलो इसको देख लेते हैं, कितने राज्य हैं, कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, देख लेते हैं भाई। चलिए ध्यान से समझते रहे ना, मैप ये लगा रखा है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, देखिए नेपाल यहां पर है। एक देश मात्र है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, वो है नेपाल। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आपका आंसर होगा 7। 7 कौन कौन से? एक तो पीलीभीत है, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर, 6 है सिद्धार्थनगर और 7वां है महाराजगंज। ये 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। इतनी बात समझ में? एक बार फिर से, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये 7 जिले टच करते हैं नेपाल से। उत्तरी भाग में पड़ता है उत्तराखंड, जो 13 जिलों को काट कर एक अलग राज्य बनाया गया था, वो हम आगे भी देखेंगे। तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं? तो इसका भी आंसर होगा 7। इसका भी आंसर होगा 7। कौन कौन से 7? आप कहोगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, चौथा होगा मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, छठा बरेली और 7वां पीलीभीत। पीलीभीत का आधा हिस्सा नेपाल की ओर है और आधा हिस्सा उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखेंगे। तो 7 जिले उत्तराखंड से टच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के और 7 जिले नेपाल से टच कर रहे हैं। अब यहीं पर हम बात करेंगे दोस्तों बिहार की। किसकी बात करेंगे? ये क्षेत्र पड़ता है दोस्तों बिहार का, है ना। तो बिहार के कितने हैं? तो भी आंसर होगा दोस्तों 7। तो भी आंसर होगा 7। 7 जिले टच करते हैं। आप कहोगे सर कौन से 7 जिले टच करते हैं? देख लेते हैं। पहला है दोस्तों महाराजगंज। महाराजगंज नेपाल को भी टच कर रहा है और इधर बिहार को भी टच कर रहा है, महाराजगंज। दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है देवरिया, चौथा है बलिया, पांचवा है गाजीपुर, छठा है चंदौली और 7वां है सोनभद्र। ये 7 जिले टच कर रहे हैं बिहार से। कहां से? बिहार से भी 7 जिले टच करते हैं। तो देखो 7 7 7 नाम याद रखना है, कौन सा जिला कहां पर टच करता है। 1-2 बार इसका रिवीजन कर जाना। आगे मैंने बहुत बिंदास वाला मैप लिया है, ठीक है। चलो, एक झारखंड, आपको पता है बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड। तो झारखंड कितने जिलों को टच करता है? तो एक जिले को टच करता है, केवल सोनभद्र को। उसके नीचे छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसके नीचे छत्तीसगढ़ भी है, वो भी एक को ही टच करता है, केवल सोनभद्र को। उसके बाद यहां से लेकर और यहां तक का ये पूरा मध्य प्रदेश का भाग है।
पूरा ये मध्य प्रदेश का भाग है, यहां लिख देते एमपी। एमपी से कितने जिले टच करते हैं, तो आंसर होगा 11। कितने? 11। आओ भाई 11 जिले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, पहला है दोस्तों आगरा, दूसरा है इटावा, तीसरा है जालौन, चौथा है झांसी, पांचवा है ललितपुर, छठा है महोबा, सातवां है बांदा, आठवां है चित्रकूट, नवा है प्रयागराज, 10वां है मिर्जापुर और 11वां है सोनभद्र। 11 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं, हमको याद रखना है। कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। आगरा का आधा भाग राजस्थान में है और थोड़ा भाग मध्य प्रदेश की ओर है, याद रखेंगे। इतना हो गया। अगर प्रश्न आएगा बताओ कि राजस्थान में कितने जिले हैं, राजस्थान से कितने जिले टच करते हैं यूपी के, तो आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा राजस्थान से टच कर रहे हैं, 2 ही जिले टच कर रहे हैं, हमको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा हरियाणा से कितने जिले टच कर रहे हैं भैया यूपी के, तो आंसर होगा 6। क्या होगा आंसर? आंसर होगा 6। कैसे? देख लेते हैं। पहला सहारनपुर, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और छठा है हमारा मथुरा। लेकिन गाजियाबाद नहीं मिलता है और यहीं पर पड़ता है दिल्ली। यहां पर क्या है दोस्तों? ये यहीं पर है, ये दिल्ली, याद रखेंगे दिल्ली है यहां पर, ठीक है। ये दिल्ली भी है। तो 6 जिले हरियाणा से टच करते हैं और एक जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश से टच, यानी सहारनपुर। केवल सहारनपुर टच करता है, याद रखेंगे। तो इसके चारों तरफ अगर हम बात करें कितने राज्य हैं, तो काउंट कर लेते हैं। झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश 3, राजस्थान 4, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 6, उत्तराखंड 7 और बिहार 8। तो हम ये कह सकते हैं 8 तो राज्य टच करते हैं भैया। एक देश टच करता है नेपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी टच करता है जिसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली, यानी राजधानी भी टच कर रही है यहां पर। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि बिहार से कितने जिले टच करते हैं, निम्न में से कौन सा जिला बिहार से टच नहीं करता है। इस प्रकार से अनंत प्रश्न बनते हैं, उनको हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न आएगा ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के बीच में है, तो सहारनपुर देखो यहां भी टच करता है, वहां 3 पे है। सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। ऐसे सोनभद्र है ना, वो 4 राज्यों के बॉर्डर बनाता है। सोनभद्र कितने? आगे हम बताएंगे। 4 राज्यों का बॉर्डर बनाता है, आगे देखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। टोटल जिलों की बात करेंगे, यूपी में जिलों की बात करेंगे तो यूपी में जिले हैं दोस्तों 75। मंडल की बात करेंगे, मंडल है दोस्तों 18, ठीक है। और लगभग तहसील की बात करें तो तहसील तो चेंज होती रहती है, मंडली तक याद रखेंगे। इतने मंडल है। आगे बढ़ते हैं। फिर से सेम मैंने मैप लिया है, इस पे आपको रिवीजन करना है, इसलिए मैं इसको लिया, इसको केवल रिवीजन करने के लिए आपके लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला मैप। इस मैप में मैंने केवल मैप लिखा है और इसके चारों तरफ कौन कौन से जिले हैं उनकी बात करेंगे। एक बार मैं यहां पर भी आपका रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। चलिए, आपको पता है यहां पर आपका बिहार था, ये आपका बिहार था ना, ठीक है, ये बिहार था। बिहार के नीचे ये वाला आपका छत्तीसगढ़ था, CHH लिख देते। छत्तीसगढ़ के नीचे ये आपका, सॉरी, ये झारखंड था। ये कौन सा था? ये झारखंड था। झारखंड के बाद ये छत्तीसगढ़ था और छत्तीसगढ़ के बाद यहां तक दोस्तों ये मध्य प्रदेश था नीचे वाला, और मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान था, ये राजस्थान था, और राजस्थान के बाद ये HR या हरियाणा था, और यहां पर पड़ती है दिल्ली, याद रखेंगे, ये D बना दिया, ये दिल्ली है। दिल्ली के बाद यहां पर ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद यहां से ये पड़ता था नेपाल। यही तो मैंने आपको बताया, यही मैंने आपको बताया कौन कौन से जिले टच करते हैं, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो सोनभद्र 4 राज्यों के बॉर्डर पर है। सोनभद्र की बात करेंगे, आगे मैं लिखा दूंगा सोनभद्र के बारे में। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश के 3 तरफ घिरा हुआ है, इसके बारे में, ठीक है। ये एक पैर ये है और एक पैर ये,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पर हम पूर्वी पश्चिमी बिंदु, चलो हम बाद में देख लेते हैं, बाद में देखेंगे पूर्वी पश्चिमी बिंदु। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय की अगर यहां पर बात करें कि इसकी राजधानी कब रही थी, कहां से कहां रही थी, ये बहुत एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहले राजधानी कहां थी, कुछ डेट दे देगा और पूछा जाएगा ये राजधानी कहां थी। तो देख लेते हैं यहां से। उत्तर प्रदेश को 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के रूप में जानते थे, यानी आप ये कह सकते हो 24 जनवरी 1950 से पहले संयुक्त प्रांत कहते थे। टेढ़ा कैसे हो गया भाई, चलिए भाई, ये लिखा है 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना और इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जानते थे उत्तर प्रदेश को। आपको पता है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप कहोगे सर इस डेट में क्या क्या हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं इस डेट में संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, इस डेट में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, इस डेट में राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। यानी हम यहां लिख सकते हैं इसी डेट को क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय गीत संविधान में अपनाया गया था और राष्ट्रीय गान अपनाया गया था इसी डेट को 24 जनवरी 1950 को, और संविधान की अंतिम बैठक भी हुई थी इसी डेट को, है ना, संविधान की अंतिम बैठक भी हुई थी इसी डेट को, हमको याद रखना है, ठीक है, अंतिम बैठक, ठीक है। इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। प्रश्न आएगा 1836 से 1858 के बीच में आगरा को राजधानी बनाया था, कब से कब तक, 58। लेकिन जब 57 का विद्रोह हुआ था, 1857 वाला विद्रोह हुआ था, तब कैनिन ने राजधानी चेंज कर दिया। लॉर्ड कैनिन था ना, वायसराय था प्रथम, उसने राजधानी चेंज कर दिया और 1858 से 1921 तक इलाहाबाद के लिए राजधानी बनाया। 58 से 21 तक इलाहाबाद, और याद रखेंगे ये 58 से 21 सेम यही आ गया, ठीक है, 2 बार लिख गया है। और 21 के बाद लखनऊ को राजधानी बनाया था, उसके बाद आंशिक रूप से और वास्तविक रूप से लखनऊ को बना दिया गया। 21 के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में भी लखनऊ है, नवाबों का शहर। उसके बाद कुछ प्रतीक चिन्ह है जहां से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे ये प्रश्न कई बार आते हैं इस प्रकार से, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ राज्य का विभाजन कब हुआ था, तो आपको पता है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया था। क्या बनाया गया था, उत्तरांचल बनाया गया था, और यही उत्तरांचल 2007 में क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। यह प्रश्न ऐसे ही आएगा, याद रखेंगे। राजकीय भाषा पहली कौन सी है, तो आप कहोगे सर हिंदी है उत्तर प्रदेश की। कब अपनाया गया था, 1947 ईस्वी को, और दूसरी भाषा उर्दू है, 1989 ईस्वी को इसको अपनाया गया था। याद रखेंगे, राजभाषा के रूप में या राजकीय भाषा के रूप में। प्रश्न आएगा राजकीय पशु कौन सा है, क्या पूछा जाएगा, बताओ राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है यूपी का, याद रखेंगे। और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच का नाम आपने सुना होगा कई बार, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक का है, बरगद नहीं लगाएंगे, पीपल नहीं लगाएंगे। राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश भी कहते हैं, टेंसू भी कहते हैं, ठीक है। 2011 ईस्वी में इसकी स्वीकृति मिली थी, याद रखेंगे। खेल कौन सा है राजकीय, तो हॉकी है मेरे भाई, और राष्ट्रीय भी हॉकी है। चिन्ह कौन सा है, तो एक व्रत में 2 मछलियां तथा एक तीर धनुष होता है। इसकी स्वीकृति 1938 ईस्वी में मिल गई थी। ये चिन्ह हो गया। ये प्रश्न कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं, हालांकि बहुत इजी है, क्योंकि चिन्ह तो हमको याद रखना ही है। इस उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं हम ना, तो याद तो रखना ही पड़ेगा मेरे भाई, कुछ चक्कर नहीं है इसमें। अब यह है भैया उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक मैप बना लेते हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक मैप बना लेते हैं मेरे भाई, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा जैसा भी है, ठीक है, इसको समझ लेना। ये उत्तर प्रदेश का मैंने मैप बना दिया। भौगोलिक स्थिति का मतलब है उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु पूछा जाएगा और पश्चिमी बिंदु पूछा जाएगा। देख लेते, पूरब से पश्चिम बना लेते हैं पहले, पूरब से पश्चिम। अब दूसरा बनाते हैं उत्तर से दक्षिण बना लेते हैं भैया, उत्तर से दक्षिण।
ठीक है, देख लेते हैं भैया। याद रखेंगे ये वाला जिला मैंने बलिया बताया था आपको, हाँ या ना? ये पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और पश्चिमी जिले की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। अगर मैं यहां पर उत्तर की बात करूंगा तो सहारनपुर था ना, ऊपर सहारनपुर था, बिल्कुल था, सहारनपुर जिला उत्तर हो जाएगा। और दक्षिण की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। ये दक्षिणी है भैया, दक्षिणी लिख तो दिया भाई, दक्षिणी है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है तो 650, कहीं की 40, और ये 240 किलोमीटर है। याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण वाला बता रहा हूं, उत्तर से दक्षिण वाला 240 है और ये 650 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम। ठीक है, याद रखेंगे। गड़बड़ हो गया, एक पेज था इसमें, वो लास्ट पेज में मैं जोड़ दूंगा, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका पूर्वी विस्तार हो गया। पश्चिमी विस्तार कहां तक था, उत्तरी विस्तार कहां है, दक्षिणी विस्तार कहां है, हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 640 भी लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जनसंख्या के अनुसार देख लेते हैं, 4 बड़े राज्य देखेंगे पहले। तो एक सबसे बड़ा राज्य की बात कर रहे हैं, यहां जिला है, राज्य नहीं जिला देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़े जिले देखेंगे किसकी जनसंख्या के अनुसार, तो एक प्रयागराज पहले स्थान पर है, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़, ये 4 बड़े जिले हैं जनसंख्या के मामले में। 4 छोटे जिलों की बात करूंगा तो सबसे छोटा जिला है जनसंख्या में महोबा, दूसरा है चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। 4 का क्रम है, कभी भी पूछा जाएगा दोस्तों तो हम कर पाएंगे, याद रखेंगे। पूछा जाएगा राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व कितना है, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर इनका घनत्व है, हमको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न आएगा लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी 2011 के अनुसार, और 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी बट अभी नहीं हो पाई है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना % उत्तर प्रदेश में निवास करता है, कुल जनसंख्या का, तो 16 या 16.5% निवास करता है। यहां उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं। प्रदेश में जनघनत्व वाले सबसे बड़े जिले यानी सबसे घने आबादी में कौन कौन लोग रहते हैं, गाजियाबाद में बहुत घने घने लोग रहते हैं, दूसरा वाराणसी। और जनघनत्व वाले छोटे जिले कौन कौन से हैं, ललितपुर और सोनभद्र, हमको याद रखना है, ललितपुर और सोनभद्र हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिंगानुपात सबसे ज्यादा जौनपुर और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का है। लिंगानुपात अगर पूछा जाएगा, लिंगानुपात का मतलब यह है 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, ये बात होती है लिंगानुपात। तो सबसे ज्यादा बात करें लिंगानुपात कहां का है, तो जौनपुर का है, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का है, याद रखेंगे। अनुसूचित जाति वाले 2 बड़े जिले कौन से हैं, अनुसूचित जाति का मतलब है एससी वाले। एससी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रहते हैं, उसके बाद प्रयागराज में रहते हैं। और बात करें एससी, सबसे कम जिला कौन सा है एससी के, जहां पर लोग बहुत ना के बराबर रहते हैं, वो बागपत है और श्रावस्ती है, याद रखेंगे। एसटी की बात करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, 2 बड़े जिले कौन कौन से हैं जहां पर एसटी लोग पाए जाते हैं, तो एक सोनभद्र है और एक बलिया है, याद रखेंगे। और एसटी के जहां पर लोग ना के बराबर पाए जाते हैं छोटे जिले कौन से हैं, तो एक बागपत है और कन्नौज इत्र की नगरी भी कहते हैं। ये लिखा है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बताओ भैया, लोकसभा और राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं, तो यहां बात कर लेते हैं लोकसभा, इसकी बात करें, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं, तो आपको पता है 80 हैं। कितनी है, 80 है। अगर यहां पर राज्यसभा की मैं बात करूं, राज्यसभा में सीटें कितनी हैं यूपी में,
तो याद रखेंगे 31 हैं। कितनी है? 31 है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहीं पर हैं और राज्यसभा की भी सीटें यहीं पर, उत्तर प्रदेश में भी। आपको पता है लोकसभा में जो कार्यकाल है ना वो कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष का होता है। आयु कितनी होती है चुनने के लिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, सांसद बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और ये एक निम्न सदन है भैया। ये क्या है? ये निम्न सदन है। लोकप्रिय भी कह सकते हैं, लोकप्रिय सदन है भैया, लोकप्रिय सदन है। और बोल सकते हैं भंग भी हो सकता है, इसको भंग भी किया जा सकता है, याद रखेंगे। अगर राज्यसभा की मैं बात करूं यहां पर, किसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए लोक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। कार्यकाल कितना होना चाहिए? कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल होना चाहिए 6 वर्ष का। कितने? 6 वर्ष का। और ये उच्च सदन है, सबसे तगड़ा सदन है, उच्च सदन है ये, और ये भंग नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, याद रखेंगे। ठीक है। अगर इसकी आर्टिकल की बात करूं, ये आर्टिकल 80 में है और ये आर्टिकल 81 में इनका प्रावधान है, याद रखेंगे। ठीक है। इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। अगर हम बात करें संघ में या केंद्र में कितनी सीटें हैं कुल इसमें, तो 550 है। कितनी है? 550 है, 52 नहीं है अब। और राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है? तो 250 है। कितनी है? 250 है। लेकिन चुनाव कितने पर होता है? 543 पर चुनाव होता है मेरे भाई। और इसमें कितने पर चुनाव होता है? 245 पर चुनाव होता है वर्तमान में, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़े। विधानसभा से आने वाले प्रश्न कितने हैं? आओ देख लेते हैं मेरे भाई, देख लेते हैं। विधानसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 403 है। विधान परिषद सीटें कितनी है? 100 है, याद रखेंगे। इनके बारे में आगे मैं बताऊंगा। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वही तो होगा, इलाहाबाद या प्रयागराज। 12 सीटें हैं यहां पर, याद रखेंगे। सबसे कम विधानसभा सीटें तो श्रावस्ती में, महोबा में, चित्रकूट में दोस्तों कमी है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है भैया? तो याद रखेंगे श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, याद रखेंगे। 1947 और 49 तक रही हैं, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी है। 63 से 49 के बीच में रही थी। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इसमें एक पेज मिस हो गया है। टाइपिंग मैंने जरूर किया था लेकिन पता नहीं कहां चला गया, तो वो पेज मैं लास्ट में डाल दूंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वो पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएगा। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं यूपी में? तो अखिलेश यादव जी, साइकिल वाले भाई। 2 ऐसे मुख्यमंत्री बताओ जो प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम थे, उसके बाद पीएम बने थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करेंगे तो ये पहले सीएम थे, उसके बाद पीएम बने हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए। राज्य की दूसरी महिला, क्या करेंगे? राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मैंने बता दिया, दूसरी कौन थी? मायावती थी। सबसे ज्यादा बार बनी थी, 4 बार बनी थी भैया। इनका चिन्ह था हाथी। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के रहे थे। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे? तो नारायण दत्त तिवारी जी यूपी और यूके दोनों के सीएम रहे थे, हमको याद रखना है। ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा, सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? सर्वाधिक समय तक तो आत्माराम गोविंद खैर, केसरीनाथ सिपाही, याद रखेंगे। ये सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले लोकसभा के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? स्वतंत्रता के बाद पूछ रहे हैं, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार आता है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। प्रश्न आएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को यूपी में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, याद रखेंगे। राज्य सूचना का गठन 14 सितंबर 2005 ईस्वी को सूचना आयोग का गठन हुआ था, याद रखेंगे। 2005 सूचना का
गठन या सूचना आयोग बना था यूपी में। राज्य महिला आयोग का गठन, ये कभी कभी मिलान करने को आएगा, अगस्त 2004 में हुआ है। ये 4-5 डेट आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को, और अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 को हुआ था यूपी में। हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 4-5 डेटें। बताओ लेक्चर कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब हम देखेंगे, यहां लिखा है उच्च न्यायालय की गठन या स्थापना कब हुआ है। ये जो प्रयागराज में हाई कोर्ट है उसका गठन कब हुआ है, इस डेट को हुआ है। हाई कोर्ट, आपको पता है हाई कोर्ट का जो बोल सकते हैं आर्टिकल है या अनुच्छेद है वो कौन सा है जिसमें हाई कोर्ट का वर्णन है। 2 अनुच्छेद देखेंगे हम। आप कहोगे 2 क्यों देखेंगे भैया, एक हम सुप्रीम कोर्ट का भी यहां पर देख लेंगे और यहीं पर देख लेंगे हाई कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रखेंगे 124। अब याद रखिए 2 को हम यहां लिख लेंगे, 1 को हम यहां लिख लेंगे और 4 को 4 ऐसे ही लिख लेंगे। तो 214 में है हाई कोर्ट का गठन और 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है भैया, चाहे हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ, दोनों के जो न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। दोनों की भाई याद रखेंगे, दोनों की, लेकिन शपथ अलग अलग दिलाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा। शपथ की अगर मैं बात करूं तो शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएंगे। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएंगे, तो सबको पता है राष्ट्रपति दिलाएंगे, याद रखेंगे। लेकिन इनकी नियुक्ति चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, सबकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। हाँ या ना। चलिए, आपको पता है हाई कोर्ट टोटल वर्तमान में 25 है और सुप्रीम कोर्ट सबको पता है एक ही है जो दिल्ली में है। और पहला जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया था 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था ना, वारेन हेस्टिंग्स के कार्य में खोला गया था ना, बिल्कुल खोला गया था। कहां पर, कोलकाता में खोला गया था, कोलकाता में। अब जब खोला गया था तो न्यायाधीश भी चुना जाएगा पहला, तो एलिजा इम्फे पहले न्यायाधीश थे, हमको याद रखना है। 3 और भी थे। ठीक है, ये था। उसके बाद में अगर हाई कोर्ट की बात करें तो सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता में खोला गया था 1862 ईस्वी में, हमको याद रखना है, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा की बात करूंगा हाई कोर्ट तो प्रयागराज में, सबसे बड़ा प्रयागराज में है, याद रखेंगे। और नवीन की बात करूंगा या 25वें की बात करूंगा तो अमरावती में बनवाया गया था, अमरावती। ठीक है, ये नवीन है हमारा, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और भी इनकी सैलरी कितनी होती है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका सैलरी होता है 2,80,000 रुपए। और हाई कोर्ट का जो मुख्य होता है उसका कितना होता है, तो 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें जो अन्य लोग होते हैं, न्यायाधीश, उनका 2.5 लाख होगा। उनका कितना होगा, 2.5 लाख होगा। और इसमें जो अन्य होते हैं उनका कितना होगा, उनका 2,25,000 हो जाएगा। हमको याद रखना है। ठीक है, इतने प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप एग्जाम सच में देना चाहते हो। इंफॉर्मेशन जरूरी है भाई, पता नहीं कहां से कौन सा प्रश्न पूछ लेगा, है ना। ये ऐसे ही नहीं डिजाइन किया है। अब प्रश्न आ गए भैया, अब ऐसे प्रश्न लगभग 200 प्लस प्रश्न करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। बहुत शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया है। आप भी देखोगे ना तो आप भी कहोगे सर इस प्रकार से किसी ने हमको समझाया नहीं आज तक। अगर कोई समझा देता तो कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो ही जाता, पक्का बता रहे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताओ। सबको पता है शारदा नहर। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि भारत की सबसे लंबी नहर, क्या भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है भैया, सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबको पता है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है, इंदिरा
गांधी नहर है, याद रखेंगे। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। अब इंदिरा गांधी नहर तो ठीक है भाई, निकलती कहां से? अगर हम ये बात करें ये निकलती कहां से है, निकलती कहां से है, तो याद रखेंगे सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम, जहां पर दोनों मिलती हैं, संगम जिसे हरिके बैराज कहते हैं। संगम जिसे, जिसा है, ठीक है, जिसे हरिके या हरिकेन या हरिके बैराज या हरिके बैराज कहा जाता है, जो कहां पड़ता है? पंजाब में। पी भी लिख देते हैं, पंजाब में, वहीं से ये निकलती है इंदिरा गांधी नहर, याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आएगा तो हम बता देंगे। आगे बढ़ते, प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा की बात कर रहे हैं यहां पर, तो सबसे कम वर्षा होती है यहां पर मथुरा में। और याद रखेंगे सबसे कम मथुरा में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा कहां पर होती है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में सबसे ज्यादा होती है, इसी तराई क्षेत्र में है। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर, याद रखेंगे। ये प्रश्न आएगा तो हम कर पाएंगे। प्रश्न आएगा, बताओ भारत में अगर हम बात करें, कहां की? भारत में अगर हम बात करें, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? सबसे ज्यादा, तो आप बताएंगे, सबको पता है भैया, मासिर राम में होती है। कहां होती है? मासिम राम या मानिस राम में होती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो चेरापूंजी आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा? चेरापूंजी आ जाएगा। और ये कहां पड़ता है? तो मेघालय राज्य में पड़ता है। कहां? मेघालय राज्य में। अब आपको पता है भैया, मेघालय प्रसिद्ध है तीन पहाड़ियों के लिए। तीन पहाड़ियों के लिए, वो कौन कौन सी हैं आपको पता है? एक है गारो, और एक है खासी, और एक है जयंतियां। एक कौन सी है? जयंतियां। आपको पता है ये पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं। गारो का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम है नोक्रेक, सबसे हाईएस्ट पीक है गारो का। और खांसी के पूर्वी ढलानों पर ही मासिर राम पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ कहें सबसे कम बारिश कहाँ होती है? भारत में, भारत में, यहाँ पर लिखते हैं भारत में, भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो लद्दाख में होती है। कहाँ होती है? लद्दाख में होती है, हमको याद रखना है, लेह लद्दाख में। तो हमने यूपी का देख लिया, भारत का देख लिया। ठीक है, चलो, ललितपुर तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, हमको याद रखना है। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये हम आपको बता भी चुके, सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में, मैंने बताया। बलिया, मैंने बलिया के बारे में प्रश्न बताया था, ये पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। और यहीं से गंगा नदी एग्जिट करती है, गंगा नदी एग्जिट करती है दोस्तों बिहार में। कहां पर? बिहार में चली जाती है। सहारनपुर, मैंने कहा था सहारनपुर तीन राज्यों पर है, तीन राज्यों से सीमा बनाता है, से सीमा बनाता है भैया। अब आप कहोगे सर तीन राज्य आपने कौन कौन से बताए थे? एक बताया था मैंने हरियाणा, हरियाणा को भी टच कर रहा है भैया ये। और ये हिमाचल प्रदेश को भी टच कर रहा है, हम एचपी लिख सकते हैं ना, हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड हम यूके लिख देते हैं, उत्तराखंड। तीन राज्यों को टच कर रहा है सहारनपुर। और ये उत्तरी बिंदु है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे। इलाहाबाद की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है। और यहाँ पर हाई कोर्ट सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। इसके गठन कब हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़े, इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। महोबा पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? पान के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? अयोध्या नगर की बात कर रहे हैं, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है या घाघरा नदी के किनारे है? ये कई बार प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखेंगे, सरयू नदी के किनारे। अगर यहाँ पर ये प्रश्न आए भैया गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो लखनऊ भैया किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर किस नदी किनारे है? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर
और एक और लेके याद रखना गाजीपुर। ये 4 शहर आपको याद रखने। एक राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। ये गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदान से हुआ है। मैदान से निकलती है भैया। कहां से निकलती है? मैदान से निकलती है। मैदान कहां पर है? तो आप कहेंगे फुलहर, फुलहर झील या गोमत ताल भी मिलेगा कई जगह, गोमत ताल झील। ठीक है, गोमत ताल झील से निकलती है पीलीभीत। पीलीभीत, और पीलीभीत एक जिला है उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे। ये मैंने आपको अभी बताया था। इसका पीलीभीत का आधा हिस्सा नेपाल में है और आधा हिस्सा उत्तराखंड में। तो यहां से निकलने के बाद और गाजीपुर में गोमती नदी मिल जाती है गंगा नदी में, हमको याद रखना है। ये वही गोमती नदी है। ठीक है, यमुना नदी से पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि कौन कौन से शहर इसके किनारे हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक तो मथुरा है, आगरा है भाई, आगरा है, दिल्ली है, इटावा भी लिख लेते हैं, ई बन गया तो इटावा भी है, दिल्ली भी है। और ये सबसे प्रदूषित नदी है भैया, ये प्रदूषित, सबसे प्रदूषित नदी है भारत की, ये है प्रदूषित नदी। और एक और है दामोदर नदी। दामोदर नदी और ये नदी दोनों बहुत ही प्रदूषित नदियों में से एक है, याद रखेंगे। और ये निकलती कहां से है? ये निकलती कहां से मेरे भाई? तो ये निकलती है बंदरपूंछ की पहाड़ी। कहां से? बंदरपूंछ की पहाड़ी भी लिख सकते हैं, या यमुनोत्री ग्लेशियर भी कह सकते हैं हम, यमुनोत्री ग्लेशियर भी कह सकते हैं। और ये निकलते के बाद प्रयागराज, कहां पर? प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे यही यमुना नदी भाई, यही यमुना नदी की अगर सहायक नदियों की अगर मैं बात करूंगा, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो बेतवा नाम आपने सुना होगा, बेतवा केन नाम आपने सुना होगा, सिंध नाम आपने सुना होगा, और चंबल नदी आपने सुना होगा। चंबल, चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदियों के नाम सुने होंगे, इसकी सहायक नदियां हैं। और यही चंबल है ना, इसकी सहायक नदी है क्षिप्रा, और जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। कौन सा? उज्जैन, जहां पर कुंभ का मेला लगता है। क्या? कुंभ का मेला लगता है, याद रखेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं भाई गंगा नदी के बारे में, कुछ जान लेते हैं भैया, बिल्कुल जानो। तो पता है गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो कानपुर, कौन सा? कानपुर है, वाराणसी है, वाराणसी है, पटना एकमात्र राजधानी पटना है, कन्नौज है, कौन सा? कन्नौज है, बलिया है, बक्सर है, भागलपुर है, भागलपुर है। बहुत सारे शहर है गंगा नदी के किनारे, हमको याद रखना है। ठीक है, अगर आप कहोगे प्रयागराज किस नदी के किनारे है, तो प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम पर है, हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इतने प्रश्न देखो मैंने बताया आपके लिए, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रदूषित नदी बताओ, मथुरा आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कालिंदी भी कहा जाता है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसकी कई सारी सहायक नदियां, एक और हिंडन भी लिख सकते हो आप चाहें, हिंडन भी लिख सकते हो, जिसके किनारे आलमगीरपुर था, हड़प्पा काल में आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, तो याद रखेंगे इतने प्रश्न यहां से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2-3 शहर और बता देते हैं यहां पर। जैसे प्रश्न आएगा दोस्तों, हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी किनारे है? हैदराबाद, तो ये प्रश्न कई बार आता है, तो मूसी नदी हम लिख लेंगे। क्या? मूसी नदी लिख लेंगे। और प्रश्न आएगा जबलपुर किस नदी किनारे? जबलपुर तो नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकलता है, निकला जाता है या निकलता है? सीधे कहते हैं हीरा के लिए कौन सा जिला जाना जाता है यूपी का? तो बांदा। लोकेशन मैंने बताया था, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है बांदा। बांदा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा तांबा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ललितपुर। और यूरेनियम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भी ललितपुर हो जाएगा। सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन अगर पूछा जाएगा यूपी में कहां है सबसे ज्यादा वन?
सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो सोनभद्र में है। और ये कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 4 राज्यों के बॉर्डर पर है। राज्यों के बॉर्डर पर है भाई। बताएंगे कौन से 4 राज्य है? और याद रखेंगे 4 राज्यों के बॉर्डर पर है और सबसे बड़ी झील यहीं पर है। सबसे बड़ी झील भी यहीं पर है, आर्टिफिशियल। देख लेते हैं 4 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो बिहार टच करता है सोनभद्र से, उसके बाद बिहार के बाद झारखंड टच करता है सोनभद्र से, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ टच करता है। क्या? छत्तीसगढ़ टच करता है और मध्य प्रदेश भी टच करता है। याद रखेंगे 4 राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र। और सोनभद्र मैंने कहा था दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु है यूपी का। किसका? यूपी का दक्षिणी बिंदु है। और यूपी का पूर्वी बिंदु की बात करें, यूपी का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो बलिया है। और अगर हम यहाँ पर दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम भी यहीं पर बात कर लेते हैं, हालांकि बता चुके हैं, शामली हो जाएगा। बार बार रिवीजन हो जाएगा, शामली हो जाएगा। और कौन सा बच्चा? उत्तरी बात करें तो उत्तरी सहारनपुर हो जाएगा। कौन सा? सहारनपुर हो जाएगा। हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। आगे बढ़े, चलो। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर। किससे? खैर से। ये ऐसे ही याद रखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? बहुत पुराना मंदिर है दशावतार का, ललितपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये ललितपुर में पड़ता है, याद रखेंगे। और ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम तांबा के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर में मैंने बताया था किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। कन्नौज, ये कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाए? इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। आपको पता है इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो असमत बानो बेगम। असमत बानो बेगम ने इसका आविष्कार किया था। और ये कौन थी? ये नूरजहां की मां थी। कौन थी? नूरजहां की मां थी, याद रखेंगे, ठीक है। और कन्नौज में रामगंगा नदी बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश करती है। और एक प्रश्न आएगा कि कहां मिल जाती है? कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है, रामगंगा नदी। और ये रामगंगा नदी के बारे में, ये निकलती कहां से? तो पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और पौड़ी गढ़वाल पड़ता है उत्तराखंड में, याद रखेंगे। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं अगर ये पूछा जाएगा? तो एक तो मुरादाबाद हो जाएगा, मुरादाबाद, और एक वरेली हो जाएगा, झुमका वाली वरेली, ठीक है, ये वरेली हो जाएगा, ठीक है। इतने प्रश्न याद रखने। पटना की बात करेंगे तो एक व्यक्ति था उदाइन, इसने बसाया था। उसी ने क्या है? बसाया था। तो इस नाम से नहीं बसाया था, पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र के नाम से बसाया था। बाद में इसका नाम पटना पड़ा, ठीक है। कहां बसाया था? तो उसने बसाया था सोन नदी और गंगा नदी के मिलान बिंदु पर। कहां? मिलान बिंदु पर, याद रखेंगे। या उसी के क्षेत्र में बसाया था पाटलिपुत्र, बाद में इसको पटना कहा गया। उदाइन के द्वारा बसाया गया है। और ये किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। कहां? गंगा नदी के किनारे है। और गंगा नदी में सोन नदी कहां मिलती है? पटना में ही मिलती है, आपको याद रखना है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास? कमेंट करके जरूर बता के जाना। जबरदस्त है, जिंदाबाद है, किस प्रकार का है? बहुत शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया है दोस्तों, प्रश्न बाहर जाना ही नहीं है। वैसे तो जीएस का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है तो प्रश्न बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम यूपी का देने जा रहे हो तो आपको निराशा हासिल नहीं होगी। लगभग 80% प्रश्न यहीं से मिल जाएगा तो बहुत है भैया, और क्या चाहिए इतने समय में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित कहां से होती थी? तो आंसर होगा गोरखपुर से। कहां से होगी? गोरखपुर। किस नदी किनारे है? तो राप्ती नदी किनारे है। वाराणसी किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। मथुरा किस नदी किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है।
कौन सा? यमुना नदी के किनारे है, याद रखेंगे। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है और मैंने बता दी एक्स्ट्रा। आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? एक ही है भैया मुख्य रूप से, वो भी मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा में। मथुरा आगरा यमुना नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, हमको याद रखना है। बिहार में कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? मैंने कितने विस्तार से उसको बताया था, 7 जिले बिहार से, 7 जिले नेपाल से, 7 जिले उत्तराखंड को टच करते हैं, याद रखेंगे। वो 7 जिले कौन कौन से, उसका एक लिस्ट बनाना है आपको, बहुत प्यारा सा, वो प्रश्न भी आते हैं उस प्रकार से। ठीक है, 7। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? हंटर कमीशन आया था 1882 ईस्वी में, तो उसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। प्रश्न कई बार आता है प्राथमिक शिक्षा पर। और ये हंटर कमीशन जब आया था तो लिया गया, और उस समय कौन थे? तो रिपन थे। कौन थे? रिपन थे। रिपन ने ये हंटर कमीशन या प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, और रिपन ने ही 1881 में जनगणना को नियमित रूप से लागू किया था। लेकिन ये कभी पूछा जाए कि मेयो का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड मेयो का नाम, तो मेयो ने जनगणना शुरू किया था, क्या? जनगणना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने नियमित रूप से लागू नहीं किया था, हमको याद रखना है। ठीक है, इतने प्रश्न यहां से याद रखने। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा और विधान परिषद की सीटों के बारे में बताइएगा, पूरा विस्तार से बताइएगा इनके बारे में। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, मजा जरूर आएगा, सच में ऐसा आपने नहीं देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लोकसभा। आप कहोगे सर लोकसभा क्यों लिख रहे हैं? वही लिख रहे हैं भैया, मजा आएगा अभी। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया लोकसभा के बराबर में विधानसभा। क्या है? विधानसभा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक आधा किया। आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने लिखा राज्यसभा। क्या लिखा? राज्यसभा बराबर विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। चलो आगे बढ़ते हैं। सबको पता है संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, जहां पर कानून बनता है। अगर यहाँ अंग की बात करेंगे तो अंग 3 हो जाते हैं, राष्ट्रपति भी जुड़ जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तो अंग हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे विधानसभा और लोकसभा में हम वोट देते, इसमें हम दोनों में वोट देते, इनमें वोट नहीं देते हम लोग, इधर वोट देते, लोकसभा में भी देते, विधानसभा में भी देते। तो हम ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष वोट दे रहे हैं ना हम उनको, बिल्कुल दे रहे हैं। लोकसभा को या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उससे क्या बनता है? तो सांसद बनते हैं। क्या बनते हैं? सांसद, जिसे एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। अब विधानसभा में हम वोट देते हैं तो विधायक बनता है। क्या बनता है? विधायक बनता है, जिसे हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न आज देखने वाले लोकसभा में बन जाते हैं तो इनका कार्यकाल क्या रहता है भैया? कार्यकाल क्या रहता है? तो आप कहेंगे इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का रहता है, तो सेम इसमें भी 5 वर्ष का रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इनका आयु कितना होता है लोकसभा में, तो लोकसभा में होता है 25 वर्ष, तो इधर भी 25 वर्ष हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, मैंने बता ही दिया था। और एक प्रश्न और आएगा कि बताओ ये निम्न सदन है, ये कौन सा है? ये निम्न सदन है भैया, सदन है, तो ये भी निम्न सदन हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक कहां पेश होते हैं? तो आप कहोगे लोकसभा में पेश होते हैं और वो यहां भी पेश होते हैं, केवल यहीं पर पेश होते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ कुल सीटें कितनी है इसकी? 550 इसकी कुल सीटें हैं। तो इसमें कुल सीटें कितनी है? यूपी की बात करेंगे तो 403। कितने पर चुनाव होता है? यहाँ पर 543 पर चुनाव हो जाता है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितना है? 81 आर्टिकल है, जिसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। चलिए
तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने, सेम है। राज्यसभा में बात करेंगे, राज्यसभा में कार्यकाल कितना होता है भैया? कार्यकाल तो सबको पता है 6 वर्ष का होता है, तो इसका भी 6 वर्ष का होगा। आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? तो 30 वर्ष, तो इसकी भी 30 वर्ष होती है, सेम होते हैं भैया। अगर आपसे पूछा जाएगा ये उच्च सदन होता है, बिल्कुल उच्च सदन होता है, तो ये भी उच्च सदन होगा भैया, ये भी क्या होगा? उच्च सदन हो जाएगा। ये भंग हो सकता है, ये भंग हो सकता है, और ये भी हो जाएगा भैया, लेकिन ये भंग नहीं होगा, ना ही राज्यसभा होगा और ना ही विधानसभा होगा, ना ये भंग होगा। राज्यसभा में याद रखेंगे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बिल्कुल करता है भैया, ठीक है। इतने सारे प्रश्न हैं और इनका सीट मैं बता देता हूं। इसका 100 है यूपी में, यूपी में कितनी सीटें? 100 है, और इसकी यूपी में कितनी सीटें? 403 है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती ही होती है, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं होती है। भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो हमको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको पता है डीपीएसपी में आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई है, तत्व में बात की गई है, जो भाग 4 में है, जो संविधान के भाग 4 में है। और आर्टिकल की अगर मैं यहां पर बात करूं, आर्टिकल कहां से कहां तक थे? तो 36 से 51 के बीच में है, तो इसी के बीच में तो 40 पड़ रहा है ना। और याद रखेंगे ये अवधारणा जो ली गई है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 43 में क्या है? तो आर्टिकल 43 कहता है मजदूरों की निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया है कि राज्य जो मजदूर होंगे, जो कार्य करते हैं राज्य में, उनकी मजदूरी कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मनाने कौमा आचरण करने कौमा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी ये कह सकते हैं कि हम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में भजन भाव या किसी भी धर्म का आचरण या किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 हमको देता है, और एक फंडामेंटल राइट है, ये याद रखेंगे। और जो फंडामेंटल राइट है ना, यहां पर बता देता हूं, यहां पर मूल अधिकार है भैया ये हमारा। और आपको पता है मूल अधिकार वर्तमान में 6 है। कितने हैं? 6 हैं, याद रखेंगे। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है मूल अधिकार को। 6 मूल अधिकार हैं, हमको याद रखना है। यही मैग्ना कार्टा इनको भी कहा जाता है। आर्टिकल 21 की बात करूंगा तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता ये भाषा समझ में नहीं आती होगी। इसका मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। एटीट्यूड के साथ जो आप जीवन जीते हो वो कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 21 देता है। और आर्टिकल 21 बहुत सारी स्वतंत्रताएं भी देता है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 ही देता है। एक और देता है इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार। इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो वो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार में सबसे बड़ा आर्टिकल है, याद रखेंगे, जो हमारे जीने की एटीट्यूड के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 21 याद रखेंगे। कोई भी राष्ट्रपति आपातकाल लगाए या कोई भी आपातकाल लगाए तो आर्टिकल 2 कभी समाप्त नहीं होते हैं, एक 20 और एक कभी 21 और 20 आर्टिकल कभी किसी भी कंडीशन में कभी समाप्त नहीं होते हैं, हमको याद रखना है, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको याद रखने। एक आर्टिकल और याद रखना, आर्टिकल 21A, इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार
यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये जोड़ा गया है 21A में। जब जोड़ा गया है तो संविधान संशोधन भी होगा। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में और उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। शिक्षा के अधिकार को हमको याद रखना है। इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। कुछ आर्टिकल अगर मैं बताऊं यहां पर तो याद रख लेंगे अगर याद रखना है तो, हालांकि पूछे गए, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये 5 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समानता है, ये आर्टिकल 14 कहता है। कोई भी व्यक्ति, लेकिन उनमें कुछ लोगों को छूट दे रखा है। लोग कौन से? एक राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, विधायक है और सांसद है। इनको थोड़ा सा पावर एक्स्ट्रा मिला हुआ है। 15 कहता है किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आपका जन्म हुआ है, कहीं भी जन्म हुआ है, कोई भी जाति के हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 15 कहता है। 16 कहता है कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग जाति के हो, सरकारी नौकरियों में आपके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को बराबर है। 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया जाएगा। कोई व्यक्ति निचले व्यक्ति से, जो नीची कास्ट के व्यक्ति है, उनसे घृणा नहीं करेगा, प्यार मोहब्बत बटेगा, ये बोला गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है, हमको याद रखना है। आर्टिकल 19 की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, उसको मैंने मैराथन वाली क्लास में बताया है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैंने लगभग 9-10 घंटे का 2 लेक्चर में पूरा पॉलिटी समाप्त किया है। अगर आप उसको देख लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको गर्व महसूस होगा कि सर बिल्कुल मजा आ गया, इस प्रकार से आपने कंटेंट करा दिया है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 6 है। कितनी है? 6 है। देख लेते हैं भैया 6 कौन कौन से। एक है इलाहाबाद, इलाहाबाद, एक हो गया इलाहाबाद। दूसरा हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर 2 हो गया। तीसरा हो गया वाराणसी, बनारस, बनारस विश्वविद्यालय। चौथा हो गया हमारा रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। पांचवा हो गया हमारा इलाहाबाद हो गया, ये वाला लखनऊ में पड़ता है। ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। ये बनारस वाला वाराणसी में है, ये झांसी में है। कहाँ पर है? ये झांसी में है। अलीगढ़, एक है अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। अलीगढ़ के बाद एक और है, छठा वाला बाबा साहेब अलीगढ़। एक है राजीव गांधी, एक बच्चा राजीव गांधी। राजीव गांधी कहां पर पड़ता है? ये अमेठी में पड़ता है, रायबरेली, अमेठी रायबरेली, याद रखेंगे। अलीगढ़ वाला अलीगढ़ में पड़ता है। तो यही 6 विश्वविद्यालय वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनका नाम हमको याद रखना है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। बनारस विश्वविद्यालय बनारस में है। रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय अलीगढ़ वाला अलीगढ़ में है। राजीव गांधी वाला अमेठी में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहां पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था ललितपुर में पाए जाते हैं। मिर्जापुर में सेल घड़ी पाई जाती है ना, सेल घड़ी वगैरह मिर्जापुर में पाई जाती है। हमीरपुर बांदा, हमीरपुर इंपॉर्टेंट क्यों है? एक नदी का नाम सुना होगा आपने, बेतवा। बेतवा नदी हमीरपुर में ही तो मिल जाती है, यमुना नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है हमीरपुर में। और एक नदी का नाम सुना होगा केन, केन नदी यमुना में कहा मिल जाती है? तो बांदा में मिल जाती है, हमको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताओ? तो पहले सीएम जिस नाम से थी उसी नाम से पहले झील है, याद रखेंगे। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
फुलहर झील पीलीभीत में है। उसके बाद प्रमुख मेले हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेले दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये मेला कहां पर लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मेले यही पूछे गए बार बार हमारे एग्जाम में। जैसे प्रश्न आएगा नौचंदी मेला कहां पर लगता है, तो आप कहोगे सर मेरठ। मेरठ कहां पर पड़ता है, ये है मेरठ, मेरठ ये वाला है, ठीक है, ये मेरठ है। प्रश्न आएगा वटेश्वर मेला कहां लगता है, तो आप कहेंगे आगरा में। आगरा कहां पर पड़ता है, ये देखो, आगरा दो राज्यों पर है, एक मध्य प्रदेश और राजस्थान। प्रश्न आएगा देवा शरीफ का मेला कहां लगता है, बाराबंकी। बाराबंकी कहां पर है, तो याद रखेंगे ये है बाराबंकी, ठीक है। इससे आपको जिले का लोकेशन भी पता लग जाएगा कि कौन सा जिला कहां पर है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है, और बहराइच कहां पर है, ये भैया नेपाल से सटा हुआ है बहराइच, ठीक है। देवी पाटन मेला गोंडा में है, और गोंडा कहां पर है, ये बाराबंकी के बगल में ही है, ये है गोंडा। ध्रुपद मेला वृंदावन में लगता है, और वृंदावन मथुरा के अंदर है, ये है मथुरा वृंदावन, ठीक है। और वाराणसी कहां पर है, तो याद रखेंगे वाराणसी चंदौली के पास में, यह है वाराणसी, मिर्जापुर के ऊपर है। शाकंभरी मेला कई बार पूछा जाता है सहारनपुर में, और सहारनपुर सबसे टॉप पर देखा गया है, ये है देखो, है ना, ये सहारनपुर है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है, और प्रयागराज पड़ता है, ये देखो मध्य प्रदेश से टच भी करता है, याद रखेंगे। कालिंजर मेला बांदा में लगता है, और बांदा कहां पर है, तो ये देखो बुंदेलखंड का एक जिला है बांदा, याद रखेंगे। वृंदावन, वृंदावन ये मथुरा में ही है, ठीक है। तो इतने मेलों के बारे में याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न आएगा दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी कारखाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो सीमेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, सीमेंट के लिए ये खाने पूछी जाती हैं। अगर इत्र के लिए पूछा जाएगा तो कन्नौज मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। आंवला के लिए पूछा जाएगा तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, आंवला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर चीनी का पहला मिल पूछा जाए, पहला मिल कब खोला गया था, या मिल कहां खोला गया था, देवरिया में। कहां पर, देवरिया में खोला गया था, याद रखेंगे पहला मिल चीनी का। उत्तर प्रदेश के लोकगीत है भैया, ये पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, क्या क्या। कजरी कहां गाया जाता है, तो आप कहेंगे मिर्जापुर में गाया जाता है, और वाराणसी, दोनों में गाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा अलाउद्दीन की जो कहानी या जो कथाएं हैं, तो वो महोबा में गाई जाती हैं और बुंदेलखंड में गाई जाती है। बुंदेलखंड का मतलब एक जिला नहीं है, बुंदेलखंड का मतलब है 6-7 जिले उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण की ओर पड़ते हैं। रसिया कहां गाया जाता है, तो बरसाना और ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, हमको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां पर है निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो आप कहोगे सर इतने क्यों दे रखे, 4 होना चाहिए, सही नहीं है तो आपने इतने सारे दे रखे, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं लगभग में, तो उसको मैंने एक ही लाइन में बता दिया है, बार बार नहीं है। मैंने क्या बोला, ये क्लास करने के बाद आपको निराशा हासिल नहीं होगी, बस सिंपल सा समझिएगा। चलिए, ताला कहां बनते हैं, तो अलीगढ़ ताला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए मेरठ, अलीगढ़ कहां पड़ता है, लोकेशन भी साथ साथ में जानते रहेंगे। अलीगढ़ दोस्तों ये है, मेरठ दोस्तों ये है। सीमेंट कहां है, चुर्क में है, कहां पर, चुर्क। चूड़ियां कहां पर हैं, इत्र, चूड़ियां कहां बनती, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहां पर है, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इत्र के लिए कन्नौज, कन्नौज कहां पड़ता है भैया, कन्नौज यहीं पर है भाई, किधर गया किधर गया, ये है कन्नौज। चाकू और कैंची के लिए प्रसिद्ध है भैया, कौन सा, तो रामपुर। रामपुर कहां पड़ता है, बरेली के बराबर में है रामपुर, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट, रेणुकूट पड़ता है सोनभद्र में, याद रखेंगे। पीतल के बर्तन कहां मिलेंगे, मुरादाबाद में, मुरादाबाद भी बगल में भैया, ये है रामपुर के बगल में मुरादाबाद है। चीनी के बर्तन खुर्जा में मिलेंगे, और सुरमा नगरी मथुरा नहीं है, ये बरेली है। कौन सी है, ये बरेली है,
याद रखेंगे, सुरमा झुमका सिटी याद रखेंगे। ठीक है, इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। उसके बाद 1903 ईस्वी में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? मैंने अभी बताया था देवरिया में। कहां बताया था? देवरिया। और देवरिया में कहां पर? प्रतापपुर में। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है भैया, आंवला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। प्रतापपुर, देवरिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी क्या है, दक्षिणी क्या है, लंबाई क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इसको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में है। ये इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये नहीं वाला हमको जरूर पढ़ना होगा। कभी कभी होता है कि नहीं पढ़ पाते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है, तो वो बहुत जरूरी है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, बिल्कुल बात सही है। जेके मंदिर मथुरा लखनऊ में ना होकर ये वाराणसी में है। ये कहां पर? ये वाराणसी में है, याद रखेंगे। बाकी सभी सही। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ये पूछ रहा है बौद्ध या बुद्ध से संबंधित कौन सा नहीं है, देख लेते हैं भाई। चलो, सारनाथ में आपको पता है भैया पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, कहां पर? तो सारनाथ में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी भैया। कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था, हाँ या ना? मृत्यु को हम क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, महापरिनिर्माण कहा जाता है, महापरिनिर्माण कहा जाता है इस घटना को, याद रखेंगे। पहले उपदेश को महाधर्म मतलब बोल सकते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को, हमको याद रखना है। इन्होंने घर त्यागा था, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखेंगे, घर त्यागने की घटना को। यानी ऑप्शन नंबर सी भाग नहीं है, बाकी तीनों भाग स्थित हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में, ये कई बार प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, सिंपल सा ऐसे ही, तो इसको हम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत या पहला जीवित शहर कौन सा है? तो काशी या वाराणसी है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा वी। भारत में उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गेहूं और गन्ना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुछ चीजें यहां पर मैं और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा एक मैप बना लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही लिख लो, मैप रहने दो, ऐसे ही बता देते हैं, बिग मैप के ही पूछ, ठीक है, बिन मैप के ही याद रखें, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश तो मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ जम्मू एंड कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर केसर के लिए प्रसिद्ध है, केसर के लिए। आप कहोगे सर वेस्ट बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध है। आप कहोगे सर असम किसके लिए प्रसिद्ध है? भैया असम, तो असम है चाय के लिए, किसके लिए? चाय के लिए, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा बताओ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा हल्दी के लिए भैया बहुत प्रसिद्ध है, तंबाकू के लिए बहुत प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में भी चाय होता है, लेकिन ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा है चाय उत्पादक राज्य। आपसे पूछा जाएगा केरल में किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल, तो केरल में काली मिर्च, काली मिर्च, नारियल, नारियल और मसाले भी कह सकते हैं, मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाएगा कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक है कॉफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए, सूरजमुखी के लिए, रेशम के लिए, रेशम, रेशम के लिए कर्नाटक टॉप पर है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में नासिक में प्याज मिलता है भैया, प्याज, प्याज काजू वगैरह यहाँ पर मिलते हैं।
पूछा जाएगा राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, और ये कपास भी हो जाएगा, कपास। कभी कभी महाराष्ट्र में कपास ज्यादा, कभी कभी गुजरात में। राजस्थान में सरसों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान सरसों के लिए। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में दलहन, दलहन और तिलहन, तिलहन, तिलहन और सोयाबीन, सोयाबीन चना के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। तो इतनी चीजें हमको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। तो हमारे एग्जाम में दोस्तों जिस भी प्रकार से अगर प्रश्न आएगा तो हम कर पाएंगे बहुत शानदार तरीके से, इसको याद रखना। ये बार बार हमारे एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन सबसे ज्यादा कहां होता है, पश्चिमी क्षेत्र में। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है राजस्थान, तो पश्चिमी क्षेत्र में मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गोरखपुर के साइड वाला। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है, ये ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, पोटास एवं चूने का। ठीक है, जलोढ़ मृदा, आपको पता है जलोढ़ मृदा के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत स्तर पर देखेंगे, भारत में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा है ये, सबसे ज्यादा पाई जाती है भैया ये जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार होते हैं जलोढ़ मिट्टी के। एक का नाम है खादर और दूसरी का नाम है बांगर। खादर को या बांगर को हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं, पुरानी जलोढ़ कहते हैं, और खादर को हम नई जलोढ़ कहते हैं, याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा दूसरी कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, वो है लाल, वो है लाल। तीसरी कौन सी है, तीसरी है दोस्तों काली, तीसरी कौन सी है, काली। और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर या ये कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, काली मिट्टी को। और इसका विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, काली मिट्टी का हमको याद रखना है। ठीक है, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में पाई जाती है, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में पाई जाती है, हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको याद रखना है। और ये तीनों मिट्टियां है ना, उन तीनों मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है, हमको याद रखना है। सही तो आंसर इसका यही है, ठीक है ना, सही आंसर यही है, लेकिन इसमें कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। किसमें, तो आप कहोगे जलोढ़ में, आप कहोगे जलोढ़ में, आप कहोगे लाल में, आप कहोगे काली में, आप कहोगे लैटेराइट में। ठीक है, लैटेराइट में पाई जाती है। ठीक है, कमी पाई जाती है किसका, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस का कमी पाया जाता है। लेकिन यह प्रचुरता मात्रा पूछा है, इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने, कई बार पूछा जाता है मेरे भाई। माता टीला परियोजना का संबंध किससे है, माता टीला एक बांध है, इसका संबंध या कौन सी नदी पर इसको बनाया गया है, देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर माता टीला हो गया, एक राजघाट बांध बनाया गया है, एक परीक्षा बांध बनाया गया है, परीक्षा बांध बनाया गया है किस पर, बेतवा नदी पर। महानदी की बात करेंगे तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा, तो हीराकुंड बांध है, हमको याद रखना है। ठीक है, हीराकुंड बांध है सबसे लंबा, लगभग 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अप्रॉक्स में 25.8। और ये पड़ता कहां पर है, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है, याद रखेंगे। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध है, क्या है, नागा अर्जुन बांध है, याद रखेंगे। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है, कौन सा है, इडुक्की बांध है, एकमात्र चापाकार बांध है, एकमात्र चापाकार बांध है, इसका नाम है इडुक्की बांध, याद रखेंगे पेरियार नदी पर। अगर पूछा जाएगा गंगा नदी पर कौन सा बांध है, गंगा नदी पर, तो याद रखेंगे टिहरी बांध है, किसका, टिहरी बांध है, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है,
किस नदी पर है? तो गंगा नदी, और गंगा नदी पर नहीं, टिहरी बांध, भिलंगना और भागीरथी लिख सकते हैं। भिलंगना और भागीरथी लिख लो तो सही रहेगा ना। भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। अगर यही पूछा जाए, बताइएगा मेरे भाई, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? ये पड़ता है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में, ठीक है, गुजरात। कावेरी नदी पर पूछा जाएगा तो मेट्टूर बांध है। कौन सा? मेट्टूर बांध है, याद रखेंगे, कावेरी नदी पर। पूछा जाएगा ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? तो काकड़ा पार है, काकड़ा पार बांध है, ये भी गुजरात में है, याद रखेंगे, ठीक है, काकड़ा पार बांध, ठीक है। चलिए, तो कुछ बांध है यहां मैंने बताए हैं, ये आपको याद रखना है। एक और याद रखना है, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध याद रखना है मेरे भाई। और ये कहां पड़ता है? ये सतलज नदी पर पड़ता है, सतलज, ठीक है, सतलज नदी पर पड़ता है मेरे भाई, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। दो राज्यों के बॉर्डर पर है ये, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है। और इस बांध से एक झील बनाई गई है, कृत्रिम झील है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील बनाई गई है, ठीक है। और ये अंतिम सिख धर्म के गुरु थे। और याद रखेंगे, एक प्रश्न और याद आ रहा था, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, कौन सा है? गुरुत्वीय बांध है, याद रखेंगे, भाखड़ा नागल बांध। तो इतने प्रश्न हमको बांधों से अगर याद रखने तो काम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है राष्ट्रीय जलमार्ग एक यही है, NW1, नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में पड़ता है और गंगा नदी पर है, याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है, ये भारत का पहला है जो गंगा नदी पर बनाया गया है, इतना ही इसमें याद रखेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे किसके बीच में है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में। ये ऐसे ही प्रश्न बना था, याद रखेंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। और आपको पता है चौरा चौरी नामक स्थान पर चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, ये डेट पूछा जाता है, ये डेट हमको याद रखना है। और आपको पता है चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, अब आंदोलन वापस ले लिया गया था, ये कई बार प्रश्न आता है। और इसको शुरू कब किया गया था? शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को इसको शुरू किया गया था। और इसी डेट को आपको पता है बाल गंगाधर जी की मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे, ठीक है, मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। क्यों भाई? और आपको पता है बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनके बारे में 2-4 फैक्ट याद रखते हैं बाल गंगाधर जी की तिलक। एक तो इन्होंने होम रूल की स्थापना किया था, होम रूल, हाँ या ना, 1916 ईस्वी में। और इन्होंने ही शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की भारत में? तो इन्होंने ही की, हमको याद रखना है, ठीक है। तो चौरा चौरी कांड के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, क्योंकि एक पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था, बहुत लोग इसमें मारे गए, गांधी जी नाराज हो गए, उसके बाद इन्होंने वापस ले लिया असहयोग आंदोलन, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते मेरे भाई। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर पड़ता है? तो उन्नाव में। अब हम पक्षी विहार देख लेते हैं, हमारे एग्जाम में पक्षी विहार से भी प्रश्न आते हैं, है ना, तो देख लेते हैं कौन सा बड़ा छोटा, देख लेते हैं। ये देखो पक्षी विहार हो गए ना, ये देखो पक्षी विहार है, ये सबसे पुराना पक्षी विहार है उन्नाव, याद रखेंगे। पुराना सबसे पक्षी विहार कौन सा है? उन्नाव, याद रखेंगे। चलो देख लेते हैं। अब उन्नाव कहां पर पड़ता है? तो उन्नाव ये है दोस्तों, दूसरा कलर ले लेते हैं, उन्नाव, ये उन्नाव में पड़ता है।
प्रश्न आएगा समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में पड़ता है, और रायबरेली कहां पर पड़ता है, तो याद रखेंगे यहीं पर है रायबरेली, ये है। दूसरा है लाख बहुसी पश्चिम बिहार कन्नौज में पड़ता है, कन्नौज है यहां पर, ये देखो कन्नौज है। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से देखेंगे। लाख बहुसी हो गया। सांडी पश्चिम बिहार अगर कभी पूछा जाएगा तो हरदोई में है, यह है हरदोई, हरदौल लिखा है। वखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है भैया, कहां पर है, संत कबीर नगर दोस्तों यहां पर पड़ता है। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर ये है लंबा सा, हम देख पा रहे हो, ठीक है। पार्वती और अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा, और गोंडा कहां पड़ता है, बड़ा सा, ये देख पा रहे हो बड़ा। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है जिला। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है दोस्तों, मैनपुरी इटावा, ये है देखो मैनपुरी। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा हमीरपुर, यह दोस्तों यहां पर पड़ता है महोबा और हमीरपुर में। पटना पक्षी, तो ये पटना में नहीं है, बिहार का पटना में नहीं है, ये पटना एटा में है, पटना एटा में, एटा पड़ता है ये कासगंज के बगल में। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया में पड़ता है, और बलिया पूर्वी बिंदु है, नोक निकला हुआ है, चोंच ये देख पा रहे हो। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में है, आगरा ये देख पा रहे हो आप, है ना, ये आगरा है, लंबा सा निकला हुआ। और प्रतापगढ़ कहां पड़ता है, तो याद रखेंगे प्रतापगढ़ आजमगढ़ अम्बेडकर, ये है प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है। भीम अम्बेडकर पश्चिम बिहार। तो पश्चिम बिहार से अगर प्रश्न आएगा तो दोस्तों हम कर पाएंगे, लेकिन एक दो प्रश्न आपके लिए भी है। सबसे छोटा पश्चिम बिहार इनमें से कौन सा है, और सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, बिल्कुल करेंगे भाई। अब देखते हैं वन्य जीव बिहार, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव बिहार से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आओ उस पर बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार कहां पड़ता है, तो चंदौली में पड़ता है, और चंदौली कहां पर है, यहां पर देखिएगा। कछुआ वन्य जीव बिहार वाराणसी में पड़ता है, और वाराणसी कहां पर है, तो ये भी इसके बगल में है वाराणसी। किशनपुर वन्य जीव बिहार लखीमपुर खीरी, जो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखेंगे। कतरनिया घाट वन्य जीव बहराइच में है, तो बहराइच कहां पड़ता है, ये देखिएगा बहराइच में, याद रखेंगे। रानीपुर वन्य विहार वांदा में पड़ता है, वांदा जिला कहां पर है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है वांदा, याद रखेंगे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश को टच करने वाला जिला है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में पड़ता है, और ललितपुर मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर, जो यूरेनियम और तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार आगरा और इटावा में है, आगरा दोस्तों ये पड़ता है, और इटावा ये वाला है, यहां पर पड़ता है कौन सा, तो चंबल वन्य जीव बिहार। कैमूर वन्य जीव बिहार की बात करेंगे तो मिर्जापुर में और सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र ये है और मिर्जापुर ये है, पहले ये एक ही हुआ करते थे। हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार मेरठ में, और मुजफ्फरपुर यानी ये वाला मेरठ और मुजफ्फरनगर, ठीक है। सुरागी वरवा वन्य जीव बिहार कहां पड़ता है, तो महाराजगंज, महाराजगंज का आधा भाग, थोड़ा सा भाग बिहार में पड़ता है, और इसका सबसे ज्यादा भाग नेपाल में पड़ता है महाराजगंज, याद रखेंगे। गोंडा और बहराइच गोंडा ये है दोस्तों, याद रखेंगे। यहां पर है सुहेलवा वन्य जीव बिहार का बारे में, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा कहां पर स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पीछे हम करा चुके हैं आपको, ठीक है, ये हम पीछे करा चुके हैं, अगर आपको ध्यान है करा चुके हैं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों से लेकर हमारे एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे यहां पर सीधे लिखा हुआ है कौन सा खनिज कहां पाया जाता है, आओ देख लेते हैं। हीरा कहां मिलता है, तो हीरा के लिए वांदा बहुत टॉप पर है, सब पे टॉप पर वांदा है, दूसरे स्थान पर मिर्जापुर है। मिर्जापुर पड़ता है ये वाला, इलाहाबाद के बगल में, सोनभद्र के बगल में। सोने के लिए सोना कहां पर मिलेगा, तो सोना सोनभद्र में मिलेगा, सा से सोना, सा से सोनभद्र, और ललितपुर, और ललितपुर में सोना है। यूरेनियम और तांबा के लिए ललितपुर जाना जाता है, यह है देखो ललितपुर। चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं, ये देखो दक्षिण में ही पड़ते हैं।
बॉक्साइट के लिए बांदा और वाराणसी। बांदा कहां पड़ता है, ये है, और वाराणसी कहां पड़ता है, वाराणसी इसके ऊपर है, ये वाला, ये वाराणसी है। पोटास लवण इलाहाबाद में और चंदौली में सबसे ज्यादा होता है, याद रखेंगे। इलाहाबाद कहां पर पड़ता है, इलाहाबाद ये है प्रयागराज, ठीक है। डोलोमाइट के लिए सोनभद्र इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र पड़ता है, ये वाला। कांच वालू इलाहाबाद, वांदा, अलीगढ़। इलाहाबाद पड़ता है ये, वांदा पड़ता है ये, और अलीगढ़ पड़ता है यहां पर, ये वाला, ठीक है। ये है अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना। एंडालुसाइट कहां मिलता है, तो सोनभद्र में, बताया कहां पर है। सेलघड़ी कहां से मिलता है, प्रश्न आया है हमीरपुर से, हमीरपुर पड़ता है ये। पाइराइट्स सोनभद्र में, रॉक फॉरेस्ट ललितपुर में, गेरू बांदा, गेरू कहां मिलता है, बांदा जिले में, याद रखेंगे। तो ये कुछ खनिज हैं जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए। प्रश्न आएगा चाइना किले बांदा में है। कैल्साइट मिर्जापुर, मिर्जापुर कहां है, मैंने बताया, ये है भाई मिर्जापुर, ठीक है। लौह अयस्क के लिए ललितपुर, तो ललितपुर लौह अयस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा के लिए और यूरेनियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर में मिलेगा। डायस्पोर झांसी में, तांबा बता ही दिया था। जिप्सम जो सीमेंट में डाला जाता है वो झांसी और हमीरपुर में, और झांसी कहां पर है, ये देखो, और हमीरपुर कहां है, ये है भाई। संगमरमर मिर्जापुर में मिलेगा, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न हमको अगर याद रखने हैं कहां से, खनिजों से, तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने बताया ना कि ये संपूर्ण मैराथन है भाई, इसमें उत्तर प्रदेश का एग्जाम कोई भी देने जाओगे तो आपको निराशा हासिल नहीं होगा, मैं यही बार बार कह रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये शायद हम कर चुके थे क्या, नहीं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला 4 जिले कहां, सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा, फिर खीरी लखीमपुर में, मिर्जापुर में, पीलीभीत में। तो सोनभद्र कहां पड़ता है, ये है भैया। लखीमपुर खीरी ये है भैया, और मिर्जापुर यही बगल में है, याद रखेंगे। और सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार की बात कर रहे हैं, तो भदोई और संत कबीर नगर में पाए जाते हैं। कत्था बनाया जाता है खैर के वृक्ष से। बीड़ियां, जो बीड़ी फूकते हैं ना हम लोग, वो तेंदू के पत्ते से बनाया जाता है, बीड़ी 27 है ना। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है कहां से, सेमल का एक पेड़ होता है, अर्जुन का पेड़ होता है, और गुरेल का पेड़ होता है, उससे बनाया जाता है ना। माचिस का तीली और बीड़ियां 27, याद रखेंगे। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में चलाया गया था, हमको याद रखना है, ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो लखनऊ में। ये कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। नाइट सफारी पार्क प्रश्न आएगा कहां पर है, ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये सब इटावा में है, याद रखेंगे, ठीक है, ये इटावा में है। प्रश्न आएगा एलिफेंट सफारी पार्क कहां पर है भाई, तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। ये कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं लोक नृत्य से, आओ देख लेते हैं, ठीक है। कर्मा प्रश्न आएगा दोस्तों, ये कर्मा नृत्य कहां पर किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है खरवार जातियों के द्वारा। बस 3 फैक्ट याद रखने हैं। कर्मा कहां किया जाता है, सोनभद्र और मिर्जापुर में, खरवार जाति। अब आप कहोगे सर सोनभद्र कहां पड़ता है, मिर्जापुर कहां पड़ता है, मैं आपको बता चुका हूं। चरकुला नृत्य कहां पर होता है, तो आप कहोगे व्रजवासियों के द्वारा किया जाता है। नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखते हैं, देखो रथ का जो पहिया है इस पर कई घड़े ऊपर रखे हुए हैं, इस प्रकार से किया जाता है चरकुला। उन्हें सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। महिलाएं तेल के दीपक अपने सर पर रखकर नाचती हैं चरकुला नृत्य में। कहां पर होता है, व्रज क्षेत्रों में होता है, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा धोबिया नृत्य, तो पूर्वांचल का है सबसे प्रसिद्ध नृत्य है धोबिया, जो धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, हमको याद रखना है, ठीक है। धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, बस इतने फैक्ट हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
मयूर नृत्य के अगर बारे में बात करें हम, तो मयूर नृत्य ब्रज में रामलीला के दौरान किया जाता है, याद रखेंगे। ये कई बार प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। मयूर यानी मोर के पंख लगे हुए हैं। ख्याल नृत्य कहां के लिए प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड के लिए। या हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका नाम है ख्याल नृत्य, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा रास नृत्य, तो ये व्रज क्षेत्र के लिए है। व्रज यानी मथुरा आगरा के क्षेत्र वाला, ये व्रज क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कटघेरवा नृत्य कहां पर है? तो पूर्वांचल के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये कटघेरवा नृत्य, याद रखेंगे। ये देखो घेर के लोग उसके ऊपर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा धीवर नृत्य कहां पर है? तो कहार जाति के द्वारा ये किया जाता है। बहुत सारे शुभ अवसरों पर लोगों के द्वारा किया जाता है उत्तर प्रदेश में, इसका क्लियर नहीं डाटा। सौरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड का मतलब आप समझ ही रहे हो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले। और एक है धुरिया नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में कुम्हार जाति के द्वारा होता है। और एक नटवरी नृत्य है, ये पूर्वांचल के क्षेत्र में किया जाता है आहिरों के द्वारा। आहिरों के द्वारा किया जाता है, इसका नाम है नटवरी नृत्य, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक है देवी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। राई नृत्य, ये भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा नृत्य किए जाते हैं, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र में, याद रखेंगे। उसके बाद है पाई डंडा, ये भी बुंदेलखंड के आहिरों के द्वारा किया जाता है। एक है दीवारी मोरपंख नृत्य, ये बुंदेलखंड में विशेषकर चित्रकूट में किया जाता है दीपावली के दिन। ठीक है, दीपावली के दिन ढोल नगाड़े के साथ इसको किया जाता है। लाठी वगैरह देखो, ये देख रहे हैं ना, ये सब किया जाता है, याद रखेंगे। एक है चौर, ये सोनभद्र और मिर्जापुर के जिलों में ये किया जाता है, याद रखेंगे, चौलर नृत्य। एक है ढेडिया नृत्य, कौन सा? ढेडिया। कई बार बनता है ढेडिया कहां पर है? तो फतेहपुर जिले में होता है दोस्तों, याद रखेंगे ढेडिया। आगे बढ़ते हैं। एक है जोगनी, जोगनी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में है, संबंधित है जोगनी। और दूसरा है ढरकरी, ये सोनभद्र जिले में होता है। ठीक है, बस इनका कहां पर होता है बस इतना याद रख लोगे, काम हो जाएगा। बाकी ये ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो प्रश्न फिर से आ गए, इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न ही चल रहे हैं, कहेंगे बीच में मैं टॉपिक भी डाल रखे ताकि आपको निराशा हासिल बिल्कुल ना हो भाई पेपर में बैठने से पहले। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। कौन सा? हाथ से बुनने चीजें, हाथ से जो हाथ से काम किया जाता है बुनने वाला चीज, उसी को हथकरघा कहते हैं। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा किया गया, किसके द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था आगरा में? तो हम ये कह सकते हैं आगरा का जो किला है ना, क्या आगरा का किला है, किला में याद रखेंगे शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। कहां? शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और शाहजहां ने याद रखेंगे क्या बनवाया था? सबको पता है भैया, ताजमहल बनवाया था। सबको पता है लाल किला दिल्ली का बनवाया था, है ना, बिल्कुल बनवाया था। और शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्थापत्य काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, हमको याद रखना है। अगर ये कभी पूछा जाएगा, दिल्ली का जो लाल किला है ना, दिल्ली का लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? मोती मस्जिद। तो औरंगजेब का नाम आ जाएगा मेरे भाई, तो औरंगजेब का नाम आ जाएगा। दारा शिकोह कौन थे? तो याद रखेंगे दारा शिकोह शाहजहां के बड़े पुत्र थे भैया। कौन से? बड़े पुत्र थे, बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने फारसी भाषा में वेद उपनिषदों का अनुवाद भी किया था, उपनिषदों का अनुवाद किया था, इसलिए इसको सिर्रे अकबर के नाम से भी जानते हैं। सिर्रे अकबर, कई नाम इनके रखे गए हैं। ठीक है, बाद में औरंगजेब इसको मार देता है अपने ही भाई को। अकबर की बात करेंगे, अकबर के समय में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, हाँ या ना? एक तरफ अकबर था, अकबर की साइड में बैरम खां था अकबर, और दूसरी साइड में थे हेमू।
विक्रमादित्य हेमू हिंदू राजा था ये, और ये अंतिम विक्रमादित्य था, याद रखेंगे, अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, याद रखेंगे, ठीक है। और इसी के समय में याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इन्होंने ही यात्री कर को समाप्त किया था, जजिया कर को समाप्त किया था, याद रखेंगे। इलाही संवत इन्होंने ही चलाया था, इलाही संवत इन्होंने ही मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किया था, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किया था। इनके नवरत्न थे, वित्त मंत्री कौन था, सब पता है आपको, ठीक है। चलिए, तो इतने प्रश्न हमको यहाँ से याद रखने, किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं कि अंतिम विक्रमादित्य कौन था, तो हेमू थे, याद रखेंगे। ये कभी 22 लड़ाइयां इसने करी थी, ये कभी नहीं हारा, लेकिन गलती से यहाँ पर मारा गया था, गलती से इसको मार दिया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये मैं आपको बता चुका हूं, हापुड़। और सबसे बड़ा जिला है खीरी लखीमपुर। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था और कई एग्जामों में हमको याद रखना है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पर है? बिठूर में है, याद रखेंगे, इसका यही प्रश्न है। सीतापुर में बता दिया था, सबसे ज्यादा ऐसी लोग रहते हैं सीतापुर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? मैंने बताया था चंबल, बेतवा, केन है, लेकिन कल्याणी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पता है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। अब ये यमुना नदी में कहा मिलती है भैया? तो ये चंबल तो मिल जाती है इटावा में। कहां पर? इटावा में। बेतवा हमीरपुर में मिल जाती है, हमीरपुर। और केन वांदा में, केन नदी वांदा में मिल जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में आपको बता चुका हूं, कहां से निकलती है, कहां जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूं इसके बारे में। इसी को कालिंदी नाम से जाना जाता है। इसकी और भी कई सारी सहायक नदियां, जैसे मैं यहाँ पर सिंध भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं हिंडन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, याद रखेंगे। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर थे, ये हम आपको बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, बुंदेलखंड का मतलब है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले। तो दक्षिण में महोबा है, बिल्कुल है, औरैया है, बिल्कुल है, चंदौली है, बिल्कुल है, एटा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका थी जो 1847 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा, वो कौन सी थी? बाल बोधनी थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य है आल्हा, कौन सा है? आल्हा, याद रखेंगे, आल्हा उदल की कहानियां। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये प्रश्न ऐसे ही आया है, 7.3% है। जैसे मैं यहां पर कहूं भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। अलग अलग है ये, याद रखेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सूरसेन। आपको पता है 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों की राजधानी क्या थी, और महाजनपदों से हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते, इसके लिए आपको YouTube पर सर्च करना है 16 महाजनपद बाई विष्णु सर, तो वहां पर मैं आ जाऊंगा, बहुत डिटेल से मैपिंग से बताया हुआ है, आप देख लेना। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। प्रश्न आएगा टप्पा शैली का विकास किसने किया था? तो मियां गुलाम नबी सोरा के द्वारा हुआ था, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा भेड़ा कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो उत्तर प्रदेश में कहां पर जगह थी? तो फर्रुखाबाद में थी। फर्रुखाबाद कहां पड़ता है, हम आपको बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पर हैं? तो उपरोक्त सभी में है, बुंदेलखंड, सिंगरौली, विंध्य क्षेत्र में, सब में पाए जाते हैं कोयले के भंडार, हमको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? याद रखेंगे, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ की बात करेंगे तो शपथ राज्यपाल दिला सकता है,
ठीक है। शपथ राज्यपाल दिला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर कहें तो शपथ ऐसे लिख सकते हैं, इस राष्ट्रपति को शपथ देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को शपथ देते हैं, राष्ट्रपति इनको शपथ दे देगा, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, याद रखेंगे। और इसकी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं भैया। और राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा भैया? तो शपथ दिलाने का काम करेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। किनको? राज्यपाल को, याद रखेंगे। मुख्य प्रधानमंत्री कौन होता है भैया? लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, बाकी इनके बारे में आपको बता ही चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर चमड़े के लिए बहुत जाने जाते हैं, हमको याद रखना है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन है? हुसैन शाह है अंतिम शासक। जौनपुर के बारे में कुछ प्रश्न और जैसे, जौनपुर को वसाया किसने था भैया? जौनपुर को वसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह ने वसाया था। किसकी याद में? चचेरे भाई की याद में। चचेरा भाई कौन था भैया इनका? तो जौना खां था। क्या नाम था? जौना खां। और जौना खां को हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, तुगलक, ठीक है। तुगलक की याद में बसाया गया था जौनपुर। और जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो मैंने बताया था जौनपुर है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, पूर्व का सिराज या पूर्व का गेट भी कहा जाता है, सिराज भी कहा जाता है जौनपुर को, याद रखना है। किसने बसाया था? ये कई बार हमारे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ये मैं आपको बता भी चुका हूं, इलाहाबाद है। कौन सा? इलाहाबाद है। 1887 शायद डेट है इसमें इसका गठन हुआ था, याद रखेंगे। नैमिसार तीर्थ किस जनपद में? सीतापुर में भैया, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। नैमिसार का मेला भी यहां पर लगता है, याद रखेंगे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद रखेंगे। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में है, जो संगम पर स्थित है गंगा और यमुना की, हमको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत कला भवन कहां पर है? भारत कला भवन तो वाराणसी में है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस। ये ऐसे ही प्रश्न सीधे पूछे गए हमारे एग्जाम में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। पंजाब में अगर प्रति हेक्टर के हिसाब से पूछा जाए, चाहे गन्ना गेहूं, तो पंजाब हो जाएगा। बिहार में लीची बहुत मिलता है, बिहार लीची के लिए। बाकी मैंने आपको सारे राज्य बता ही दिए थे किस राज्य में क्या क्या मिलता है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरे आम के लिए प्रसिद्ध है। आंवले के लिए प्रतापगढ़ मैंने बताया था। कोयले के लिए सिंगरैली या सोनभद्र बताया था। हीरा के लिए मैंने बांदा बताया था, बांदा जिला है ना, ये प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ है? तो याद रखेंगे भैया, किस जिले में हुआ है? तो बनारस में। कहां पर? वाराणसी में, याद रखेंगे। वाराणसी में हुआ है, याद रखेंगे। और किसका जन्म हुआ है? कबीरदास का जन्म यहां हुआ है। कबीरदास जी का जन्म कहां पर हुआ है? तो याद रखेंगे बनारस में। और यहां पर याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी यहीं हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए जन्म मैंने कहा था भैया वाराणसी में हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाएगा शादी इन्होंने कहां किया था? शादी झांसी में किया था। झांसी में, कहां? झांसी में।
इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी भैया? मृत्यु कहाँ हो गई थी? ग्वालियर में। ग्वालियर में ह्यूरोज एक अंग्रेज था, उसने इनको मार दिया धोखे से, और इसमें बहुत सारा बोल सकते हैं षड्यंत्र रचा गया था, उसके जरिए से उनको डेथ हो गया था, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न याद रखने। कबीर दास का जन्म पूछा जाएगा तब भी बनारस हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ होता है? बनारस। शादी झांसी में। और उनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? धोखे से कर देते हैं, ह्यूरोज कर देता है अंग्रेज, ग्वालियर में। ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर। सही नहीं लिखा है? सही लिखते हैं, ग्वालियर, ठीक है। चलिए, ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। टोपरा और मेरठ का जो अशोक स्तंभ है वो दिल्ली कौन लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, जिसने जजिया कर पहली बार लगाया था। पहली बार जजिया कर किसने लगाया था ब्राह्मणों पर? वो फिरोज शाह तुगलक ही है जिसने जजिया कर लगाया था। आपको पता है मोहम्मद गौरी कौन था जिसने तराइन का युद्ध हुए थे? गौरी के तो बीच में हुए थे तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान जी थे, पृथ्वीराज चौहान और गौरी। तो पहले युद्ध में गौरी क्या है, हार जाता है, लेकिन दूसरे में गौरी जीत जाता है। गौरी जीत जाता है, यहीं से एक तगड़ा नींव पड़ता है मुसलमानों का। और गौरी जीतने के बाद फिर चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध जीतता है। चंदावर के बाद फिर दिल्ली उल्ली सब पर कब्जा कर लेता है। बाद में फिर वापस चला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ जाता है दिल्ली पर। और कुतुबुद्दीन ऐबक फिर एक नया वंश, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत, वहीं से तो स्टार्ट होता है। सिकंदर लोदी, याद रखेंगे। आगरा को किसने बसाया था? अगर प्रश्न आएगा आगरा को किसने बसाया था, तो इन्होंने ही बसाया था। लगभग 1504 ईस्वी के आसपास की बात है, सिकंदर लोदी ने। और इसी को राजधानी भी बनाया था, याद रखेंगे, सिकंदर लोदी ने। और लोदी वंश के दूसरा शासक था ये, और अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक कौन सा है? इब्राहिम लोदी है, याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है भैया, बाबर का। पानीपत, क्या हो गया? पानीपत का प्रथम युद्ध बोल रहा है भैया। बाबर था एक तरफ और एक तरफ बाबर था, एक तरफ इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है। फिर मुगल का स्टार्टिंग हो जाता है। किसका? मुगल का, याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? पीछे कैसे चला गया? चलिए, इतना समझ में आ गई बात। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत है ना, पद्मावती मूवी देखा होगा आपने। अगर हिस्ट्री को आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री, तो इसके लिए दोस्तों मैंने मैराथन एक कराया है, 5-5 घंटे के आसपास के। देख लोगे ना तो आप भी कहोगे सर इतने कम समय में इतना कंटेंट डिलीवर आपने किया है। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, सीधे कंटेंट पर बात करता हूँ, बहुत कम। इसमें तो मैं थोड़ा बोल चुका हूँ। प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हम ये कह सकते हैं, जो 1857 का, इधर लिखते हैं भैया, जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो ये स्टार्ट मेरठ से ही हुआ है। मेरठ से ही स्टार्ट होता है 10 मई 1857 में, याद रखेंगे। अब याद रखेंगे इसमें उस समय कौन था, तो कैनिन था वायसराय। वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल बोलेंगे पहले, उसके बाद ये वायसराय बन गया, पहले गवर्नर जनरल था। 1857 ईस्वी का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखेंगे कमल और रोटी। कमल और रोटी था। और ये क्यों छिड़ गई थी ये? तो इसका तात्कालिक कारण था, तात्कालिक एक कारण था। तात्कालिक कारण के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं गाय और सुअर के चर्बी के कारतूस बनाए जा रहे थे, चर्बी के कारतूस बनाए जा रहे थे, यही तात्कालिक कारण बना था। और इसी में मंगल पांडे ने बैरकपुर 34 वाहिनी थी बैरकपुर, वहां से उन्होंने छेड़ दिया था आंदोलन। और बैरकपुर से ही स्टार्ट होता है, सब लोग दिल्ली जाते हैं। और इनका मुख्य नेता अगर कोई चुना गया था, मुख्य नेता कौन था 1857 की क्रांति का? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था, हमको याद रखना है। और ये मुगल का अंतिम बादशाह है, मुगल का अंतिम बादशाह है।
अंतिम बादशाह कौन है? तो बहादुर शाह जफर है, जिसे बाद में रंगून भेज दिया गया भैया। रंगून में काले पानी की सजा दे देगी। रंगून का मतलब है म्यांमार, मंगूर का मतलब है म्यांमार, हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, इतने प्रश्न याद रखने। 1897 की पे पर्टिकुलर एक मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसको देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता वीरांगना महारानी झांसी का जन्म मैंने बता दिया भैया। जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। शादी कहाँ हुआ था? झांसी में, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हो गए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको शहीद हो गए थे। और कुछ होते नहीं चुगलखोर, उन्होंने इनका खबर दे दिया कि यहाँ पर ये हैं, तो वहां गए भाई अंग्रेज, उन्होंने अपना असर दिखा दिया। तो यही है, मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे, याद रखेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो याद रखेंगे ज्वार और अरहर बुंदेलखंड के लिए बहुत ही प्रसिद्ध फसल चक्र है। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं स्पर्श करती, ऐसा कौन सा जिला है? तो अब देखें, श्रावस्ती, पीलीभीत, देवरिया और बलरामपुर। तो आपको देखा होगा बलिया तो बिहार से टच कर रहा है भैया, बाकी ये जो जिले हैं वो नेपाल से टच कर रहे हैं। बाकी जिले नेपाल से टच कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श कर रहे हैं। इसको मैं एक बार और बता दूंगा अभी, ठीक है, अभी बता दूंगा एक बार और, ठीक है, एक बार मैं इसको बता देता हूं। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवीजन करा देता हूं आपका, 1 मिनट रुकेगा बस। तो मैंने आप बताया कितने सारे प्रश्न दोस्तों हमने देखे थे, ठीक है, कितने सारे प्रश्न हमने देखे थे। चलिए यहां पर आ जाते हैं। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब है नेपाल से कितने जिले मिल रहे हैं? तो 7 मैंने बताए थे, बिहार से भी 7 और उत्तराखंड से 7, झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1, मध्य प्रदेश से 11, हरियाणा से 6 और हिमाचल प्रदेश से 1 बताया था ना। देखो ये लिखा हुआ है यहां पर। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से जिले 2 राज्यों के बॉर्डर पर हैं? तो 2 राज्यों के बॉर्डर वाले जिले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहां पर देखो, एक तो महाराजगंज है, ये जिले तो बोल सकते हैं, एक तो देश है और एक राज्य। महाराजगंज नेपाल को भी टच कर रहा है और बिहार को भी। सोनभद्र मैंने बताया था 4 हैं भैया, तो सोनभद्र की बात ही मत करो। आगरा राजस्थान को भी टच कर रहा है और मध्य प्रदेश को भी। उसी प्रकार से सहारनपुर के बारे में आपको बता चुका था। ये बहुत सारे प्रश्न दोस्तों यहां से बनेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन प्रीवियस ईयर का करोगे तो और तगड़ा मजा आएगा, ठीक है। बाकी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना, ये वीडियो यहीं तक था, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके वीडियो जरूर बताना। इसको कैसा करता हूँ, नीचे चलता हूँ मैं, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट, लगभग इसमें है 100 पेज के आसपास है। चलिए पीडीएफ कहां से मिलेगा ये बता देते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है भाई, टेलीग्राम पर सर्च करना है जीएस बाई विष्णु सर। तो वहां पर 2 चैनल खोलकर आएंगे, एक होगा चैट वाला और एक सिंपल वाला। तो सिंपल वाले पे आप जाएंगे तो वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही यूपी कंप्लीट यूपीएससी के सर्च करोगे तब भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना, रिवीजन बार बार करना इन क्वेश्चनों का, ठीक है। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस प्रकार का कंटेंट के लिए बहुत शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, देखोगे तो मजा आ जाएगा। बाकी अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो उसके लिए मैंने मैराथन बनाया है। देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे, ऐसा कंटेंट सबसे कम समय में डिलीवर किया है ना, किसी भी एग्जाम से पहले आप देखकर चले जाओगे ना तो आपको बिल्कुल निराशा हासिल नहीं हो सकती। बहुत तगड़ा कंटेंट मैंने दिया है दोस्तों, एकदम जहर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके प्रत्येक व्यक्ति बताएगा कि कैसा कंटेंट लगा ये वाला। इसी प्रकार से कोई और राज्य के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर बताना कमेंट करके। और यहां तक अगर आप पहुंचे हो ना
तो कमेंट करना अनिवार्य है। आपने समझ गए होंगे कंटेंट में कितना दम है, ये आप अब समझे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।